अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज से 27 साल पहले इंडिया के 3 न्यूक्लियर धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए। पूरी दुनिया का दबाव था, लेकिन पाकिस्तान ने यह दबाव कबूल नहीं किया था और फिर 27 साल में पाकिस्तान ने अपनी जंगी सलाहियतों को वहां तक बढ़ाया जिसका मुजाहरा आपने अब से कुछ दिन पहले देखा कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर के जोन से निकलकर साइबर वॉर और जदीद ज़माने की जंग लड़ने वाली बेहतरीन फौज बन गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान ने हर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। हम अपने जहाज़ बनाते हैं, अपने टैंक बनाते हैं, अपने मिसाइल्स बनाते हैं, और सिर्फ ये इसलिए है कि हमारे साथ जो एक हमारा पड़ोसी है वो हमारा अज़ली दुश्मन है और वो हमें मजबूर करता है कि हम अपने दिफा पर ज़्यादा खर्च करें बनिस्बत अपनी सेहत की, अपनी तालीम की, अपनी दीगर चीज़ों के। लिहाजा हमारी जो माशी कमज़ोरी है उसमें ठीक है हम अभी पीछे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इस खित्ते में और इस दुनिया में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। और जैसा कुछ अर्स पहले आर्मी चीफ ने बरमला कहा था कि अब ये नहीं है कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, अब ये देखना है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी तरक्की करेगा। बहुत सारी रुकावटें भी होंगी, उनको दूर करना है। टेस्ट है अब पाकिस्तान की लीडरशिप का कि पाकिस्तान को कैसे लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा पड़ोसी एक मरतबा फिर अपनी मक्काराना चालें चल रहा है और जो उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, ख़ासतौर पर मोदी को और उसकी सोच को, वो उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है और अब वो पाकिस्तान का पानी बंद करने पर तुला हुआ है। और लगता यह है कि ये जंग जिसके बादल कुछ छटे हैं, ये एक हो सकता है कि दोबारा से पलट कर आएँ और दोबारा से इस खत्ते में जंग के बादल छा जाएं, जो कुछ इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं। मोदी क्या कह रहा है? कल उसने कहा, परसों उसने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान बाहर निकलें और अपनी हुकूमत के खिलाफ, वरना रोटी वोटी खाएं, वरना मेरी गोली है। इस तरह की लच्चर पने की बातें। और फिर आज उसने पानी को लेकर बात की है। मोदी की हर बात में उसकी मैं है और इस मैं की एक वजह है जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसका जवाब जो मोदी ने बात की है, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है। India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan, 240 million people, for their agriculture use, their own use for drinking purposes, and many other purposes. I think this was most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी मुहिम का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये मोदी जो हर चीज़ें मैं कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ऑपरेशन संदूर किया, मैं पानी बंद कर रहा हूँ, उसकी बजाय 2014 में जब मोदी इक़्तिदार में आया तो एक उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी और उसने अपनी हुकूमत बनाई और फिर उसने 2024 तक के इलेक्शन में नारा लगाना शुरू कर दिया कि इस बार 400 पार। यानी वो सिंगल अकेले पूरी जो सियासत है उस पर कब्ज़ा, और ना सिर्फ उस पर कब्ज़ा बल्कि उसने सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क किया, उसने मीडिया का बेड़ा गर्क किया, तमाम अपने इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन उसकी ये जो कोशिश थी ये कामयाब नहीं हो पाई और अब वो ये चाहता है कि इस तरह के हथकंडों से पाकिस्तान की नफ़रत अपनी आवाम में बढ़ाकर, एक डर पैदा कर कर, अपनी बहादुरी, झूठी बहादुरी दिखाकर अपने लिए वहाँ पर सियासी फ़ायदा हासिल करे। और वो इंडिया जो एक चौथी बड़ी इकॉनमी बनने का दावादार है, अगर यही सब कुछ रहा तो हमारे लिए नहीं, ये सब इंडिया के लिए ख़तरे की बात है और हम तो मुकाबला कर ही लेंगे। लेकिन जंग होती है तो फिर जंग में नुकसान होता है और फिर सबका नुकसान होता है। रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर है पंजाब के, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और नईम हैदर पंजौता साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के केसेस को बड़ी करीब से ये देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। रफ़ीक रजवाना साहब, आप फरमाइए, क्या इम्कान मौजूद है कि एक मरतबा फिर भारत की तरफ से मोदी कोई शरारत करे और इस खित्ते में जंग के आसार पैदा हो जाएं? हिंदुस्तान को सिखाया है या उनको हमने अपनी कुव्वत जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से कौम की यकजहती और
हुकूमत का मुस्तहकम होना और इन सारे अवामिल का पाक अफवाज के पीछे खड़े होना। जी तो मेरा ख्याल है उसमें जरूरत तो नहीं होगी कि फिर हमें ललकारें, क्योंकि हमें जज्बा ईमानी है। जब ये नारा तकबीर आता है और आज यौम तकबीर भी है, तो अल्लाह अकबर के नारे में इतनी ताकत है, इतना जज्बा है, मेरा ख्याल है वो दुनिया की किसी फौज में नहीं आ सकता जो हमारी मुसलमान फौज में है। तो फिर भी इसके बावजूद हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, और हम गाफिल है भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से मोदी अब तकारीर कर रहा है और अपने लोगों को कोशिश कर रहा है कि अपना रोना धोना जो है वो जी अपने किए हुए या उस पर जितने भी इल्जाम आ रहे हैं उनके हवाले से वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रहा है, और पाकिस्तानी अवाम को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जवानों को मुखातिब होकर कहता है कि रोटी खाए नहीं तो गोली तो है, ये एक धमकी भी है। तो जिस हवाले से आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी हैं, और हम इस चीज़ में बिल्कुल बेखबर नहीं रह सकते। मेरी नज़र में हो सकता है कि वो अपनी पॉलिटिकल साख बहाल करने के लिए कोई और शरारत करे, और उसमें सबसे ज़्यादा पानी का इशू बहुत सीरियस है। ठीक है, पानी रोकता है तो हम तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और फिर हमारा जवाब होगा और फिर बिल्कुल, तो जंग ही ऐलान- होगी। शैला रज़ा साहिबा, ऐलान शुरू जी 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 फरमाएं सर रफीक साहब। ऐलान तो यही किया है कि, और है भी ऐलान जंग है, देखे ना जी। जी एक तो है ना कहीं बम मार दे, कहीं मिसाइल मार दे, वो तो मखसूस जगह पे नुकसान करता है, वो भी शहरी नुकसान होते हैं, लोगों जी, की जी। जाने जाती है। बट एज फार एज दी वाटर इज कंसर्न, तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट करने वाली बात है, बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है। उस पर तो फिर जो जंग ऐलान जंग ही है अगर वो पानी रोकता है। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हुकूमत जैसी तैयारी कर रही है, जैसे उन्होंने अपना एक वफद तश्कील दिया है जो दुनिया में जाएगा, जी तो गालिबन पानी के केस को भी मजबूती से तैयार करके, ये भी साथ साथ डिप्लोमेट्स जाएं, वो वफद में काफी काबिल लोग हैं जिनको सफारती ताल्लुकात का और खारजा पॉलिसियों का तजर्बा है, तो पानी के इशू को भी इंशाल्लाह वो उठाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह से हिंदुस्तान कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। और अपने मुल्क के अंदर जो है कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसका भी जो है ना इनको हवाला देना चाहिए, और देंगे। इस वक्त जो है सफारती सतह पर इसकी कोशिश जारी है इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी अभी आपने देखा कि आज अजरबैजान में 3 बड़े ममालिक जो है उन्होंने इकट्ठे होकर यौम आज़ादी मनाया अजरबैजान जी का। सर, और मैं इसकी तरफ आता हूँ, collective message दिया। ये जो हमारी खारजा पॉलिसीज़ हैं इनकी तरफ आता हूँ, लेकिन ज़रा इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देना दुनिया देख रही है, ये कर नहीं सकता वो खुद से, लेकिन मुअत्तल उसने किया हुआ है। तो शैला रज़ा साहिबा, ये जो इक़दामात हैं गैर कानूनी इक़दामात, भारत इसमें अकेला खड़ा हुआ, अमेरिका से उसको सपोर्ट नहीं, यूरोप से उसको सपोर्ट नहीं, दीगर ममालिक से सपोर्ट नहीं, उसके अंदर कहा जा रहा है कि या तो दोस्ती है उसकी इसराइल से या तालिबान से, इसके अलावा उसकी किसी से दोस्ती नहीं है। तो तालिबान की तरफ से भी एक बयान आई है। मैं पहले आपसे पूछ लूँ कि ये जो मोदी के बयानात हैं ये क्या उसकी अंदरूनी सियासत की वजह से हैं, इसको वहीं तक समझा जाए या इसको समझा जाए कि कोई थ्रेट है? सबसे पहले तो आज यौम तकबीर है जी, और जिसको बहुत जोश व खरोश से मनाया गया सारे दिन, उसकी तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो कि एक तवील जद्दोजहद थी जिसको शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शुरू किया, और उस पर उनको कहा भी गया कि आपको निशान इबरत बनाएंगे। फिर बीबी साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और उसको फिर साबित कि हम एटॉमिक पावर है, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में किया गया। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कौमें उसी वक्त बनती हैं जब वो अपने जो मकासद है कि उनके मुल्क को नज़रियाती तौर पर और सरहदी तौर पर मजबूत होना चाहिए, इसको समझ सकें। और आज जो हम इस जंग में कामयाब हुए, उस जितनी भी जंग रही उसकी वाहिद वजह जो थी वो हुकूमत के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का खड़ा होना, आवाम का साथ खड़ा होना, और हमारी बेहतरीन फ़ौजी हिकमत अमली, और इंशाल्लाह ये रहेगी। और पाकिस्तान हमेशा
जिंदाबाद रहेगा। बेशक। अब जो बात है दूसरी मोदी की, तो मोदी की बातें जो है उसकी जहालत की अक्कासी करती हैं, और इस बात की अक्कासी करती हैं कि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कितना मरूब है। आवाज़ का ज़ीरो बम और अल्फाज का चुनाव, जुमले की अदायगी, वो सारा उसमें जहाँ उसकी जहालत आ रही है कि एक वज़ीर आज़म की ज़बान क्या होनी चाहिए, प्रेम वो, चोपड़ा बने और हुए इसके वो। अलावा एक पार्टी, हाँ, एक पार्टी का लीडर जो है अगर ह्यूमन राइट्स से हट रहा है, लोगों की जान की धमकी दे रहा है, वो भी नौजवानों की, तो उसके आप मुंतकमाना जहनियत को देख सकते हैं और उसकी हालत इज़्ज़ार को समझ सकते हैं कि जहनी तौर पर एक लीडर जो है वो अपने मुखालिफ को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहता, और ये वो साबित भी कर चुका है। लेकिन यहाँ वो ये भूल रहा है कि यहाँ वो बेबस और निहत्ते मुसलमान नहीं है जिसका उसने बेदर्दी से गुजरात में कत्ल किया। जी। यहाँ वो लोग नहीं हैं। अगर हमारे नौजवानों की और हमारे लोगों की तरफ देखेगा तो उसको पता चल जाएगा एक ही दिन में कितने उसके ड्रोन जो हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे, कितने जहाज तबाह होंगे और कितनी बेसिस तबाह होंगी। ये उसको गिन लेना चाहिए और यहीं से आगे चलना चाहिए। फिर रही बात पानी की, तो उसने पानी को जो जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ये दुनिया देख भी रही है और इसी वजह से वो अकेला भी हो गया है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हमारे दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, और अगर वो हमारे पानी को बंद करेंगे तो हम भी उनकी सांसें रोक सकते हैं। और लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस मसले को डायलॉग से, तरीक़े से बात की जाए। अदरवाइज हम उसको बहुत अच्छी तरह बता तो चुके थे, लेकिन अब अमली तौर पे समझा चुके हैं कि हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पंजोदा साहब, आप फरमाइए कि कैसे देख रहे हैं आप एक आज तो यौम मना रही है कौम, और बयानुल मरसूस मार्काए हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशन, भारत की जहारियत और इस पर दुनिया का रद्द अमल, पाकिस्तान की तैयारी आपको कितनी मजबूत नज़र आ रही है, और पाकिस्तान में इत्तेहाद की जो फ़िज़ा कायम हुई है उस पर आप ज़रा तबसरा फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया मसूद भाई। देखें, पहली बात यह है कि यौम तकबीर को जिस तरह आज पूरा पाकिस्तान मना रहा है, यकीनन इसके अंदर डॉक्टर कदीर साहब जो है उनका नाम सर फहरिस्त आता है, क्योंकि उन्होंने ही ये बात की थी कि ये 1971 के बाद ये ज़रूरी था कि ऐसा जो है किया जाए ताकि हमारा मुल्क एक एटमी ताकत बने, और उन्होंने इसके अंदर जो है 8 से 10 साल लगाए। और उस वक्त जो PM थे वो जो है थे जनाब भुट्टो साहब थे, और उन्होंने उनसे बात की और वो उनका क्लिप भी चल रहा था। और इस मौके के ऊपर बिल्कुल जो है उनको याद करना, उनको याद रखना कि उन्होंने जो है पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर जो है वो बनाया, वो जितने अल्फाज किए जाएँ वो कम हैं जी। आज अगर भारत जो है अपने उसको होश ठिकाने आया है तो इसी वजह से आया है कि आज हमारा दिफा मजबूत है। इमरान खान साहब हमारे लीडर जो अडयाला जेल के अंदर हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस वार के बाद जो है, इस मोदी की फस्तायत के बाद जो है वो मुतहद है, और हम ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब नहीं देगा, हम पूरी सलाहियत रखते हैं। और जब जब उन्होंने वार किया हमने भरपूर तरीके से जो है उसका किया। आज मेरे सामने एक और चीज़ जो नंबर 2 पॉइंट के अंदर मैं उठाना चाहता था, एक इश्तिहार गुजरा जिसमें नवाज शरीफ साहब साथ पत्नी और कौन कौन, मरीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, और सारे अपने तस्वीरें लगा कर बैठे थे। सरकारी इश्तिहार था, लेकिन उसके अंदर जो है मैंने देखा कि डॉक्टर कदीर की जो तस्वीर है वो नहीं थी, भुट्टो साहब की थी, वो भी उन्होंने कहीं मध्यम सी की हुई थी। जिसका जो रोल होता है उसको जो है देने की जगह के ऊपर आप जो है सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर कदीर साहब का तो मामला आपको पता है ना मंजोदा साहब, तो ये गलत बात है। तो हम कोई इस तरह का अमल होगा तो हम जी डॉक्टर कदीर साहब के साथ जो हुआ वो हमें सबको याद है कि क्या हुआ। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इल्ज़ाम लगा और फिर उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी, तो शायद ये वजह हो जिसकी वजह से शायद उनका नाम या उनकी तस्वीर ना आई हो।
देखें, उन पर दबाव डालने के लिए बड़ी कोशिश की गई और उस वक्त जो है उनको कहा गया कि आप जाकर माफ़ी मांगें, ये करें वो करें। उसके अंदर भी खान साहब ने कहा कि आप इस तरह से तजलील उनकी ना कीजिए, वो हमारे कौमी हीरो हैं और उनको कौमी हीरो का इस वक्त आज के दिन पर ख़ास तौर पर जो है वो अवार्ड देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया और उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई गई। देखें, आपने देखना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसका क्या रोल है, कौन किस मौके के ऊपर क्या उसने परफॉर्म किया। अगर किसी से एक नुक्ते के ऊपर आकर, एक जगह के ऊपर आकर अगर कोई जुमला बोला गया है तो आप उसकी सारी सर्विस को कहेंगे कि ठीक है, ये गलत है, ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो ये गलत बात। बिल्कुल ठीक। इंडिया को क्या जवाब है आपकी पार्टी की तरफ से? फिर एक ब्रेक की तरफ जाना है और फिर आकर जरा मईशत पे बात करते हैं। इंडिया को जवाब हमारी तरफ से ये है कि जनाब, अगर आपने दोबारा कोशिश की या हरकत की जो कि हमें लग रहा है कि ये मोदी बड़ा बेशर्म है, बेगैरत है, ढीठ है और ये दोबारा कोशिश करेगा, तो आपको जिस तरह पहले मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उससे 2 गुना ज्यादा दिया जाएगा। तो आप अपनी औकात में रहें और अपनी औकात में रहते हुए अपना काम जारी रखें। हम एक कभी भी नहीं चाहते कि 2 मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़े या कशीदगी हो, लेकिन ये पहल आपने की है। तो जैसे हमने कहा था कि इख्तिताम हमने किया है, अगर दोबारा आपने कोई इस तरह का अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। बेशक बेशक। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं आज जितना इत्तेहाद है खास तौर पर इंडिया के मामले पर, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हम अपने दिफा के मामले पर अपनी अफवाज के साथ उनकी पुष्ट पर खड़े हुए और किसी भी मैली आंख ने अगर पाकिस्तान की तरफ देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी। एक ब्रेक के बाद ज़रा मईशत पे बात करते हैं जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक बार दोबारा खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर तो अपनी बरतरी साबित कर दी है इस रीजन में इंडिया के मुकाबले में, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अगले महीने के दूसरे हफ्ते में अपना नया बजट 2025-2026 पेश करने वाला है और इस बजट में दोबारा से अंदाज़ा यह है कि 500 से 600 अरब रुपए के मजीद नए टैक्सेस लगेंगे। तो रजवाना साहब, पहले टैक्स आदाब भी हासिल नहीं किया आपकी हुकूमत ने और मजीद टैक्स लग रहे हैं और टैक्स के लिए सेक्टर भी वही हैं आपके पास जिन पे पहले टैक्स आपने लगाया, नए सेक्टर आप एक्सप्लोर कर नहीं पाते, सियासी मजबूरियां आ जाती हैं, हुकूमती अखराजात उनमें कोई ख़ास कमी नहीं है। बजट ये इस सारी इकॉनमी का असर जो है एक ख़ास तबके पर पड़ता है और किसी पर नहीं। तो मुल्क में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उसमें भी हुकूमत को कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तो इस नाजुक मौके पर जहाँ पे पाकिस्तान ने आगे का सफ़र करना है, ये सब कुछ हमारे सामने बेहतर अंदाज में पेश नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा हमें। तो क्या वजूहात हैं कि आप रिफॉर्म्स भी नहीं कर पा रहे, बजट इस्लाहात भी नहीं कर पा रहे, टारगेट्स भी पूरे नहीं कर पा रहे? शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है जी कि ये जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इसको अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज जो है, माशी मसले जो है, ये आज के नहीं, बड़े काफी अरसे के हैं और उस पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए थी जिस पर ये हुकूमत काम कर रही है, तसलसल से काम कर रही है। और IMF के साथ जितने भी हमारे ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं सॉफ्ट लेवल के, जिस तरह भी ये IMF की इश्यूज है, उस पर हमें साफ जाहिर है कि जब बजट की आपने बात की तो उनकी शराइत है उनको नरम करने के लिए ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। CIFC के जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है और कुछ मुल्क पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं, कुछ MOUs भी हो गए हैं। तो इन मसाइल के हल के लिए कोई इतनी जल्दी तो मसला हल नहीं होता, मगर इसके बावजूद आपकी ये बात बजा है कि ऐसा तबका जो पहले ही टैक्स दे रहा है उस पर अगर टैक्स का बोझ ज्यादा डाला जाए तो कब तक वो बर्दाश्त करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस बजट में जो खबरें भी आ रही है कि पहले से तनख्वाहदार तबके पर शायद टैक्स का बोझ कम किया जाए, अच्छी बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि एक ऐसा जज्बा, कौमी जज्बा उन लोगों में नहीं है जो टैक्स के काबिल है, टैक्सेबल है, उनकी इनकम टैक्सेबल है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके फॉरेन टूर्स, उनका सारा कुछ देखे, मगर वो फाइलर नहीं है, टैक्स नहीं देते जी। अब वो जज्बा जो है वो सख्ती भी हो रही है, हुकूमत ने काफी कोशिश भी है कि ना आप गाड़ी खरीद सकेंगे ना जमीन खरीद सकेंगे। बहरहाल मुख्तलिफ इस्लाहात हैं
और साथ ही FBR का जो इशू है, ये बड़ी मैं एक अहम बात कर रहा हूँ जी। हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बड़े अरसे से, ठीक। एतमाद का फुकदान। कुछ लोग जेन्युइनली समझते हैं कि अगर हमने टैक्स दिया तो FBR के हत्थे चढ़ जाएंगे तो फिर हमारा गला ही दबा दिया जाएगा जी। तो इस वक्त FBR की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है, डिजिटलाइज कर रहे हैं, जैसे कस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, कराची पोर्ट पर जो क्लियरेंस है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा और साथ ही उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज जैसे आप देखें इस तनाजर में देख लें कि हिंदुस्तान के साथ हमारी एक झड़प हुई है जिस पर हम काबिल फख्र हमने कामयाबी भी हासिल की और आज यौम तकबीर के हवाले से कौम को मुबारकबाद दी है। ये सारी चीजें सामने रखे तो अगर मैं टैक्सेबल हूँ, मेरी आमदनी टैक्सेबल है, तो मैं अगर टैक्स नहीं देता तो सबसे पहले मुझे अपना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें वजन है, लोगों को सोचना चाहिए। मगर तो अपने तय कोशिश, मेरी गुजारिश है, हुकूमत अपने तय कोशिश करी है। ताजिर हजरात है, ताजिर हजरात हड़ताल कर देते हैं, मुझे ये बताएं बड़ी मार्केट है, थोक की मार्केट है, ये बाकी चीजें सारी आप देख लें, उसमें कलेक्टिवली वहाँ पे कितना टैक्स जमा होता है। तो सारों को अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए। हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है और कोई हुकूमत ये कोई ऐसा नहीं चाहती और अब खसूसी तौर पर ये जो हुकूमत है ये अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। सबको सर कोशिशें तो 1999 से हो रही हैं मगर रिटेलर से टैक्स नहीं लेते ना, यही सब कुछ होता है। तो हुकूमती रिट का मामला है। अब ये इंडिया को जवाब दिया, ठीक है, पूरी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी थी, ये फौज ने काम किया। अब क्या फौज ही आकर ये टैक्स वेस्ट के मामला भी हल कराएगी, मईशत के मामला भी हल कराएगी? बड़ी हद तक तो वही सपोर्ट करते हैं दोस्त ममालिक से पैसे लाने में। ये पूरा FIFC जो है ये उनकी अम्ब्रेला के नीचे चल रहा है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है शैला राजा साहिबा, ये माशी मैदान में हुकूमत क्या कर रही है? ये तो हुकूमत आई थी महंगाई कम करने के लिए, महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई मुल्क के अंदर। तो क्या कर रही है ये हुकूमत? अच्छा, बहुत शुक्रिया मंसूर। देखें मैं अब इन बातों में हाँ सॉरी मैं इन बातों में जाए बगैर के 76% इजाफा PTI करके गई कर्ज में और मईशत पे बारूदी सुरंगें बन के गई। IMF से हमारा एक एतमाद का जो स्टेट का रिश्ता था उसको इन्होंने जो है डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से दोस्त ममालिक से भी मसला हुआ। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम देर से गए IMF के पास, फिर इनकी शराइत भी सख्ती है। ये सारी बातें वो हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता जो इनके मिनिस्टर्स ने की। अब जो बात है वो ये है कि मैं मानती हूँ कि महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नहीं आया। देखिए कुछ हमारे यहाँ के मसाइल हैं जिनको वाकई ठीक करना है। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टर है हम एक तो वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल में यार्न है, फैब्रिक है, जो कि हमारे यहाँ अपने यहाँ है। इसके अलावा भी हम वो चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल के अलावा, जो स्क्रैप है या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने मुल्क में होती हैं। हमें वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए और अफसोस की बात यह है कि उन पे कोई टैक्स नहीं है, जबकि मुल्क में जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कि ऐसी चीजें इंपोर्ट क्यों हो रही हैं? एक मिनट, मैंने खुद ये बड़ी मुश्किल से समझा, थोड़ी सी अपनी काबिलियत का इजहार करना चाह रही थी। तो जो प्रोड्यूसर है उसको पाकिस्तान से जो चीज़ खरीद रहा है उस पर भी 18% टैक्स देना है। फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी 18% टैक्स देना है। और वो चीज़ वो वापस मिल जाता है टैक्स, लेकिन उसमें लिक्विडिटी और इंतज़ामी लिहाज से मज़ीद चीज़ें लग जाती हैं और इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। तो प्लीज़ एक तो हमें ये सही करना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इदारा जितना डॉक्यूमेंटेड है उसके ऊपर बड़े मसाइल हैं। जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल्स है या बैंक है या सैलरीड लोग हैं, तो हम सारी जिनकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल दुरुस्त है, तो हम सब जो हैं वो ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि इस दफ़ा थोड़े से टैक्स पेयर्स में इजाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है, उनकी कोशिशों से मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ औरंगज़ेब साहब की कि कोई नॉन जो है वो
ऐसा नहीं रहेगा कि जो नॉन टैक्स पेयर हो जी, जी। और वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा वक्त चाहिए और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। दूसरे ये कि अब जो है सख्त फैसले लेने को उन्होंने खुद ही कहा है, खाद पर और सब चीज़ों पे 18% टैक्स लग रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसीज में झोल है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमने अभी बात की रिटेलर पे इम्पोर्ट नहीं की है, बात इसी की तरह आपने, और बहुत रिटेलर्स सारी की बात की चीजें उन पे भी करना चाहिए। और दूसरे ये कि एक हमें अपने थोड़े से सिस्टम में चीजें सही करनी चाहिए। हमने जो है वो हम गंदम के अलावा जी 7 चीजें, 7 सब्जियां जी। जो हैं जो हमारे मुल्क में पैदा होती हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे हमारा किसान बहुत नाराज था। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है, तो जो उसका सिस्टम मौजूद है सप्लाई का, जी, जी। जो पाइप्स के से लेके हर चीज मौजूद है, वो इतना एनफ है कि हमें पाकिस्तान को बाहर से गैस के लिए कोई माहिदे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमें सही करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मरहले में तो गए कि वो बिजली की कंपनियां जो हैं, अभी 3 को भी हमने वो और किया है कि बंद हो रही है, पर 7 का अलग है मामला, वो बिल्कुल है, लेकिन इतना काफी नहीं है ना। हमारी पंजोदा साहब, कोई 200 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लीडिंग कर रही हैं, प्राइवेटाइजेशन का अमल, इस्लाहात का अमल, इस्लाहात प्राइवेटाइजेशन होगी, पीआईए की आज तक नहीं कर सके, स्टील मिल का मसला आज तक हल नहीं कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी शायद आप खुद फरमा रही हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, हम टैक्स नेट को बढ़ा नहीं पा रहे, हुकूमती अखराजात हमें कम होते नज़र नहीं आ रहे। तो आप अपोजिशन हैं, तो आप बताइए कि आप हुकूमत को कैसे देख रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को? मसूद भाई देखें इस सवाल के ऊपर कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई मईशत जो है वो कैसे ठीक होगी। बस एक चीज़ मैं ऐड कर दूं इसमें कि महंगाई बढ़ने की शरह ज़रूर कम की है रफ़ीक साहब जो हैं उनसे मेरा जो है इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस तरह से है कि आपकी मईशत तब आपकी ठीक होती है जब आपके मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है। तो आपके मुल्क के अंदर जो है वो मईशत ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट लाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर कानून हो, इंसाफ हो। जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो कोई सरमायाकार कैसे आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा? आप दिखा दें जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट बाहर से कहीं आई हो तो नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जहाँ मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, अब देखें पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम के बाद अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, तमाम जगहों पर इंसाफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मखसूस नशिस्तें जिस जमात का हक ही नहीं थी, उस जमात को कैसे दी जा सकती हैं? आपने देखा कि जैसे दे दी गई और अब रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। हालांकि वहाँ ही बैठे हुए जस्टिस साहबा ने यह कहा कि मान लिया जाए कि ये जमात जो है वो इलेक्शन के अंदर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया या ये आज़ाद थे जी, कोई एक कानून का नुक्ता हमें बता दें जिसके तहत ये सीटें जो हैं वो PMLN का हक बनती हैं, यानी जिस जमात को वोट नहीं मिला वो अगर आप मौका दें तो मैं इसका जवाब ले लूं, वरना वक्त खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें। हाँ जी, नंबर जी 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 कह लीजिए आप। जी, तो मैं आखिर में यही कहूँगा इसके अंदर जी कि जब तक आपके मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, आपका मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंसाफ का निजाम आपका पॉइंट आ गया, ताकि मैं वक्त बचाना चाह रहा हूँ ताकि जवाब भी आ जाए। उनको खुद देखना चाहिए कि अगर हमें नहीं जिताया अवाम ने तो हम क्यों आके असेंबली में बैठे हैं। जिसका काम है दिफा का, उसे नहीं जाना चाहिए कि वो जाकर कोई ट्रेड के हवाले से बात करे। शलाबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप कह लीजिए, फिर मैं रजवाना साहब से इसका जवाब लेता हूं। इंसाफ नहीं है हमारे मुल्क में। मैं ये कहूंगी कि 2018 में आप भी नहीं जीते थे, थर्ड ऑप्शन के तौर पर आपको लाया गया था, और अगर आप जीते भी थे तो आपने तो बड़ा मईशत को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को तना कर दिया, श्रीलंका जैसा बनाना चाहा। आपके ज़माने में क्या आई? आपके ज़माने में कोविड से पहले ही जो है वो एक्सपोर्ट 3 पॉइंट जो है 4 थी। आप उठा के देख लीजिए डॉन का 7 मार्च का अखबार, तो कोविड से पहले का 2018 का। तो ये बातें आप ना करें। आपके यहाँ असल जो बात है वो ये है कि हमें अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करना है, और ये जो हमारे यहाँ ऑप्शंस और लाडले आ जाते हैं जो कि रियासत है पाकिस्तान का, जिन्होंने इमेज ही ख़राब कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके भूल जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। ठीक है रजवाना साहब, आपके यहाँ का हमने इंसाफ देखा है, कितने लोग जेलों में थे, कितने लोगों को क्या किया जा रहा था, वो भी हमें याद है। ठीक है रजवाना साहब, अब ये एक और टॉपिक है कि इलेक्शन कैसे होते हैं और कैसे निज़ाम बनते हैं। ये निज़ाम कैसा है, पिछला निज़ाम कैसा है, इससे हटकर PTI ने कुछ भी किया,
ये हुकूमत क्या कर रही है, हमें इस पर ज़रा फोकस करना चाहिए। वो जैसे पंजौता साहब कह रहे हैं जी इंसाफ ही नहीं होगा अगर किसी मुल्क में, अब वो कह रहे हैं कि उनके लीडर पर जो 300 केसेस हैं जैसे बात आ रही है, या जो इस वक्त एक सियासी कैदियों का मामला है मुल्क के अंदर, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हों और एक इत्तेफाक हो, जैसे दिफा पर एक इत्तेफाक है वैसे मईशत पर भी एक इत्तेफाक हो। ये एक क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को और क्या करेगी हुकूमत? देखिए कि जहाँ तक इंसाफ की बात है, इंसाफ तो हर दौर में होना चाहिए। इंसाफ जिस मुल्क में ना हो वहाँ पे फिर अफरा तफरी और अनारकी हो। ठीक है, अब देखना यह है कि इंसाफ को मैंने किस नजर से देखना है। मैं अपनी नजर से देखूँ या ओवरऑल देखूँ। अब इस वक्त हमारे पास तो मुनासिब बात नहीं है, ना वक्त है कि हम ये देखें कि पीटीआई के दौर में क्या हुआ, जो कुछ हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, लोगों के सामने है। अब देखना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है। अब हिंदुस्तान के साथ जो हमारी थोड़ी सी जंग हुई है उसने एक मौका दिया कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं, मिलकर मुल्क के लिए काम करें। और अब भी अगर हम डिवाइडेड रहे इसी तरह से तो उस पर नहीं समझता कि मुल्क के लिए कोई फायदा होगा। मैंने तो बल्कि एक दो प्रोग्राम में ये भी कहा है कि एक एपीसी जो जब बुलाए तो इमरान खान साहब को पैरोल पे मंगा ले, उनको पैरोल पे रिहा करके उनको शमूलियत करनी चाहिए। तो मेरे पर सवाल हुआ किसी चैनल से, अगर वो ना आए, मैंने कहा जब हुकूमत उनको पैरोल पर रिहा करके एक एपीसी में बिठाने के लिए रिक्वेस्ट करे या कहे, अगर खान साहब तशरीफ नहीं लाते तो उसका जो पॉलिटिकल नुकसान होगा या मुल्क को नुकसान होगा उसको जिम्मेदार वही समझा जाएगा। अब हमें अपने दिलो दिमाग वसी करने चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। बाकी इंसाफ की बात है तो उनको मुकदमात अदालतों में जेर समाअत उनसे हटकर रजवाना साहब 140 ममालिक में 130वां नंबर है पाकिस्तान के अदलिया का, उनसे उनको छोड़ दें अभी उनके केसेस को। ये देखने की बात है ना, जब कोई आता है इन्वेस्टमेंट करने तो देखता है ना कि आपके अदलिया कहाँ खड़ी है, ये तो इसमें दो राय नहीं है जी। तो अब बात यह है इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है पाकिस्तान में, जिस तरीके से वर्किंग हो रही है, जिस तरीके से एक ये भी है कि जी यहाँ पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के दरमियान जो है वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होती। इस सब हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना जरूरी है हुकूमतों का। हम इतने को आइडियल जमहूरी मुल्क नहीं है जिसमें हम कहें जी कि फौज अपने हिसाब से काम करे और हुकूमत अपने हिसाब से काम। आप भी वही कह रहे हैं कि वो जिस तरह आप उन पर इल्जाम लगाते थे हाइब्रिड निजाम का, तो वो ठीक है, बिल्कुल एक किरदार है। निजाम की बात नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप जी निजाम की बात नहीं कर रहा मैं, वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। चले नाम कोई भी दे ले सर, नाम कोई भी दे ले, लेकिन एक हकीकत है उसे कबूल करना चाहिए। पंजौता साहब जल्दी से 30 सेकंड में अगर आप कुछ रिप्लाई करना चाहें, एक ब्रेक की तरफ जाना है फिर। सारी चीज़ें सुन रहा था। इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेस हैं सियासी हैं, इमरान खान साहब इस वक्त किसी केस के अंदर नहीं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि वो हों या बाकी लीडरशिप हो या उनकी अहलियाँ हों, वो इस वक्त अगवा हैं। क्योंकि एक दफ़ा आपने झूठे केसेस बनाए, उनमें वो बरी हो गया, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप जितने केसेस बनाते जाएं। राना सनाउल्लाह साहब या दीगर की स्टेटमेंट देख लें कि वो बातचीत करें या वो फलानी चीज़ पे माफ़ी मांगे तो उनकी राय मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है पंजौता साहब कि क्या है। एक ब्रेक ले लूं, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं मज़ीद। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रफ़ीक रजवाना साहब आपका, शैला रज़ा साहिबा आपका, नईम हैदर पंजौता साहब आपका। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।